चलो अब शांत हो जाओ, अब शांत, ध्यान से सुनो, हड़बड़ाने वाला बात नहीं है। कल टॉपिक क्या था? परमाणु। सही, परमाणु के बारे में हम क्या जाना कि जैसे हमारे बॉडी में कोशिका होता है, ठीक वैसे ही तत्व के अंदर, तत्व के निर्माण के लिए जो सबसे छोटा इकाई है वो परमाणु है। यही बात ठीक है। अणु के बारे में हम लोग जाना कि बहुत सारे परमाणु होंगे जो आपस में आकर के संयुक्त तो होंगे। अगर केवल तत्व के ही परमाणु आपस में आके जुड़ते हैं तो वो बनाएंगे तत्व के अणु, और अगर दो या दो से अलग अलग तत्व हैं और उसके परमाणु अगर आपस में आके जुड़ेंगे तो यौगिक के अणु का निर्माण होगा। यही बात चला। अच्छा, और इसके साथ साथ एक और ज़रूरी बात हम लोग किया था, वो ये किया था कि किसी भी अणु में, अणु के बारे में बात कर रहे थे। जैसे एग्जांपल लिया था इसका बाबू, सोडियम कार्बोनेट का लिया था, Na2CO3.10H2O। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये किसके अणु है? जल के अणु। अगर हम बोलेंगे कि CaCO3 है तो ये किसके अणु कहलाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के अणु। CaCO3 का मतलब क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और उसी तरीके से और भी है, इसको CO2, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कहेंगे ना। अगर हम CO लिख देंगे तो ये हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु। तकलीफ? और अगर हम सिर्फ C लिख देंगे तो ये कहलाएंगे कार्बन के परमाणु। स्वतंत्र है ना, अकेला है। अगर हम O2 लिख देंगे तो ये कहलाएगा ऑक्सीजन के अणु। O2 है ना, दो गो हो गए परमाणु इसके, ऑक्सीजन के अणु कहलाएंगे। अगर हम इसको लिख देंगे लाइक O3 तो ये भी क्या है? ऑक्सीजन के अणु है। और O3 का मतलब क्या होता है? ओजोन। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में 10th क्लास में अच्छे से चर्चा है, लेकिन हम लोग यहीं कर लेंगे चर्चा, हम लोग यहीं चर्चा कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। बहुत सारा कंपाउंड है ना, हम लोग कुछ यौगिक जब पढ़ रहे थे तब हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु, अणु क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि यौगिक का निर्माण, यौगिक के निर्माण की सबसे छोटी इकाई अणु कहलाती है। सही है बात यहाँ तक? ठीक। तो अब हम एक बात गौर करेंगे। कल हम एक चीज़ लिखा था यहाँ पर, हाइड्रोजन लिखा था, ऑक्सीजन लिखा था और हीलियम लिखा था। फिर बाद में हम हीलियम को क्रॉस कर दिया था, ध्यान है ना? हाँ, और ऐसा क्यों किया था ये सवाल हो सकता है। तो हाइड्रोजन के लिए बाबू, हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में आकर संयुक्त होते हैं, H2 बनाते हैं, और इस H2 को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन के अणु। H2 हो गया। इसलिए ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में आकर संयुक्त होंगे और बनाएंगे ऑक्सीजन के अणु। लेकिन वहाँ पर जब हीलियम आया था बगल में, तो हीलियम के साथ हम ऐसा नहीं किए और पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो था उसको क्रॉस कर दिया। सही है ना? विशेष चर्चा तो आपको क्लास 10th में करनी है, 12th में करनी है, लेकिन हम यहाँ पर बता दें कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो हैं, ये सब जो हैं, आपको इसका नाम याद रखना है बाबू हमेशा। ये सब जो हैं वो निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती। ऐसे बोलें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमेशा स्वतंत्र परमाणु के रूप में रहती हैं। स्वतंत्र परमाणु, तुम देखो हीलियम है ना अकेला, नियॉन है ना अकेला, आर्गन केवल स्वतंत्र आर्गन है। Ar2 बना हुआ है क्या? नहीं। जेनॉन है तो केवल जेनॉन है, Xe, जेनॉन, जैसे है वैसे ही है। नाम लिख दें सबका। ये कौन हो गए? हीलियम। ये कौन हो गए? नियॉन। क्या गिरा बाबू? बोतल। ये हो गया आर्गन। ये क्या हो गया बाबू? क्रिप्टॉन। ये क्या हो गया बाबू? जेनॉन। और ये क्या हो गया बाबू? रेडॉन। अगर कोई पूछे कि निष्क्रिय गैस कौन कौन सी हैं तो तुम इनका नाम ले सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात है, ये सब जो होंगे जब एक आवर्त सारणी, जो हम बोले था कि एक आप लोग ले आएंगे, तत्वों का एक सारणी होगा, एक चार्ट होगा जिसमें सारे के सारे तत्वों का नाम लिखा हुआ होता है, आवर्त सारणी। उस आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग होंगे। इस प्रकार से ऐसे ऐसे लाइन होते हैं बने हुए, ऐसा ऐसा लाइन होगा बना हुआ। इनकी संख्या कितनी होगी? 18। तो जो सबसे आखिरी वाला वर्ग होगा ना 18, वहीं ये बैठे हुए होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। लास्ट में एक और होता है UUO, जिसका नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में उसका UUO होता है।
ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 18 में मिलेंगे। इनको हम लोग ऐसी गैसें बोलते हैं, ये सब गैस हैं, इनको हम वैसे गैस बोलते हैं जो निष्क्रिय होती हैं। निष्क्रिय गैसें उन गैसों को कहा जाता है, इनके नाम से जाहिर है, इसमें हम रट क्यों रहना, हाँ, जो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगी, किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। समझ में आ गया बात? सही है। एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अब हम लोग के पास, तो जाहिर सी बात है हम इसको क्यों कल काटे, ये बात क्लियर कर दिए है ना। अब ये He2 नहीं बनाएगा, इसलिए हम कल अणु को बारे में इसके द्वारा तो नहीं समझा सकते थे, इसलिए हम इसके टॉपिक को कल क्या कर दे, काट दिया था। अब बोला था कि हम बाद में बताएंगे, फिर हम भूल गए, तो आज क्लियर कर दिया। ठीक है, अच्छा। परमाणु के बाद जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है एक टॉपिक परमाणुकता किसे कहते हैं। ठीक है, परमाणु के बाद कौन सा टॉपिक आया? परमाणुकता। एक और चीज़ हम लोग कल पढ़ा था, संकेत, है ना। परमाणु अणु पे बात कर लिया, संकेत पे बात नहीं किया। अगर हम तत्वों को उनके संपूर्ण नाम के बदले संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर रहे हों उनको, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संकेत। फ़ायदा तो कल हम लोग को समझ में आ गया था। संकेत का क्या फ़ायदा है भाई? इसमें हमको ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है, जगह भी बच जाता है कॉपी में, सही है ना, समय भी बच जाता है, समय भी बच जाता है। और उसमें हम लोग कैसे बताया था कि तत्वों को उनके संपूर्ण नाम के बदले उनके नाम के आरंभिक अक्षर से उसको निरूपित करते हैं। और उदाहरण में हम क्या ले रहे थे कि हाइड्रोजन को H से, सही है ना, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से, ऐसा कर रहे थे। लेकिन फिर हम देखा कि कुछ कुछ तत्वों के लिए वो दो दो लेटर्स लेने लगे। तुम यही देखो, हीलियम को He, कारण क्या है? अगर हीलियम को भी H से सूचित करते तो हाइड्रोजन भी H से है, तो हम लोगों को समझने में तकलीफ होता, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है बात? इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया गया? उसके बाद का लेटर ले लो, हो गया बात खत्म। नियॉन, N से नाइट्रोजन भी था, N से नियॉन भी होता तो फिर कंफ्यूज थे हम, तो नियॉन ले लिया गया। इसी प्रकार से आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ले लिया गया। कुछ ऐसे भी तत्व थे, कल भी हम लोग बात किया, कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनको उनके लैटिन नाम के आधार पर ही छोड़ दिया गया, जैसे कि सोडियम, कल बात किए थे ना बाबू, सोडियम, इसका लैटिन नाम क्या बताया गया? नाट्रियम, NaTrium। इसीलिए इनके नाम का ये जो दो आरंभिक लेटर है Na, अब तुम समझ सकते हो कि इसको N ना बोल करके Na क्यों बोला गया? बिकॉज N से नाइट्रोजन होता, N से नियॉन होता और N से सोडियम भी होता, तकलीफ हो जा रहा है ना। इसीलिए क्या किया गया? Na से नाट्रियम का बना दिया गया, N सोडियम बन गया, Ne से नियॉन बन गया और N से नाइट्रोजन रह गया। समझ में आ रहा है बात? और भी बात है ना, सोना, गोल्ड, उसको भी तो बोले थे बाबू, क्या नाम दिए थे उसका? ऑरम, और इसको बनाया गया था Au से। पोटेशियम, हाँ पोटेशियम, पोटेशियम का भी नाम लिए थे कैलियम, Kalium, है ना बाबू। और इसके लिए पोटेशियम को किसे सूचित करते हैं? कैसे? बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि सिर्फ संकेत के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई पूछ दिया तो क्या संकेत के लिए ये ज़रूरी है कि हमेशा तत्व के नाम का पहला ही अक्षर दिया जाए? तो बोलेंगे नहीं, ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि तत्व के नाम का पहला अक्षर किसी और को दे दिया गया हो, जैसे नाइट्रोजन को दे दिया गया। तो नियॉन के लिए क्या किया गया? वो दो लेटर ऑक्यूपाइड किया। जब नियॉन के लिए किया तो फिर सोडियम के लिए क्या करेंगे? तो सर सोडियम के लिए S क्यों नहीं रखा? बाबू S सल्फर को भी तो मिलना था, S से सल्फर भी तो है, तो ऐसा करने के लिए सोडियम को क्या उठा लिया गया? लैटिन नाम पर ले आया गया। समझ में आ रहा है बात? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। परमाणु, अणु और संकेत, ये तीन बात क्लियर था कल। आज किसको टॉपिक लेकर के आया? परमाणुकता। पहले हम परिभाषा लिखेंगे और फिर हम बात करेंगे क्या है, और अभी कभी इसको क्लियर करके घर जाना है। परमाणुकता क्या है? हम लिख रहे हैं परिभाषा में, किसी पदार्थ, और पदार्थ के रूप में कौन? या तो तत्व या फिर यौगिक। किसी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक हो, के एक अणु में उपस्थित, रुक जाओ बाबू, अभी नोट मत करो, पहले समझ लेंगे फिर नोट करेंगे। उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा, लॉक। ठीक है, हाँ पियो आराम से, आराम से, आराम से पियो, कोई दिक्कत नहीं। क्या नवाज, सब ठीक ठाक? खैरियत? कोई दिक्कत नहीं?
सही पढ़ा रहे हैं? ठीक, गलती होगा तो रोक देना, भूल चूक माफ़। और स्कूल गए थे बाबू? गुड गुड गुड। नहीं मत करो, ख़राब, बहुत ख़राब, बहुत ख़राब। बढ़े आगे, है ना? बस देख लो कि जहालत किस लेवल पर है, इसको सुधारने के लिए सिस्टम में घुसो, आगे चल के इंशाल्लाह तो ठीक होगा। नुक्ता, किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। इसको समझने के लिए कल ही वाला टॉपिक शुरू करना पड़ेगा। कितने अणु हैं बाबू कार्बन डाइऑक्साइड के? एक है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना अणु है? पक्का पक्का ना? अगर हम यहाँ पे 6CO2 लिख दें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं? तो यही वाला नज़र डेवलप करो ना। एक बार गलती बोल के फिर सही बोलने का मतलब गलत ही होता है। वो हम टोक दिए तब ना सही होने लगा। एक ही बार में सही बोलना है। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे बाबू H2O कितने अणु हैं? एक। कितने अणु हैं? बस। CaCO3 4 कितने हो गए? 4। बात खत्म। सही है। लेकिन अगर आप परमाणुकता की व्याख्या करना चाहते हैं तो आपको किसी भी यौगिक का एक अणु के बारे में बात करना। देखो एक अणु में यहाँ पर क्या लिखा हो बाबू? एक अणु। तो हम सबसे पहले बात क्या करेंगे? एक अणु की बात करेंगे बस। तब एक अणु का 2-4 को एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कैसे। जैसे H2O है ना एक अणु का। जैसे CO2 एकदम छोटा छोटा रख रहे हैं। एक और कर लिए थे H2S2O7, याद है इसका नाम? क्या है? ओलियम। कल किए थे बात, कल किए थे। यहाँ कहीं पर हम लिखा था ओलियम भी, समझे? हाँ। CO ये क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। सही है ना? अच्छा। CaCl2 ये क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड। ये हो गया जल। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कंपाउंड जो बन रहे हैं, यौगिक जो बन रहे हैं, वो चैप्टर 2 में पढ़ाया गया था यौगिक। तो आपको यौगिक, कुछ यौगिक का नाम आपको एकदम जहन में लॉक्ड हो जाना चाहिए कि हाँ ये यौगिक है। और एक बार यौगिक अगर बोर्ड पर लिखा जाए तो उसको फिर रख लेना है पास में कि यही यौगिक है, एकदम दिमाग में रखना होगा। समझ गए? भूलना नहीं है, फिर उसको भूला नहीं जाता बाबू, एकदम पाप लगेगा। ये क्या है? ओलियम। ये क्या है बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या है बाबू? कैल्शियम क्लोराइड। हिंदी पढ़ पा रहे हो ना? क्लोराइड हो गया। अब सभी के अणु की चर्चा करो, तभी हम परमाणुकता पढ़ा पाएंगे। तो देखो यहाँ पर H2O के आगे कितना गुणज लगा हुआ है? एक। तो इसके एक अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु है? एक। H2S2O7 ओलियम का कितना अणु है? कार्बन मोनोऑक्साइड का और कैल्शियम क्लोराइड का एक। क्लियर हो गया बात? अब सभी में हम लोग परमाणु को काउंट करेंगे, ठीक है? चलो, जल के निर्माण में यहां पर हम लिख रहे हैं परमाणु को काउंट करने का। H2O में, सिर्फ H2O में बोल रहे हैं, ठीक है? इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं बाबू? काउंट करो, है ना? 2। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1। दोनों कंबाइंड होकर कुल कितने परमाणु बनाया? 3। तो हम बोलेंगे कि जल की परमाणुकता कितनी होती है? परिभाषा पढ़ो, परिभाषा पढ़ो। किसी पदार्थ यानी या तो तत्व हो सकता है या फिर यौगिक। तो H2O क्या है? यौगिक है। किसी पदार्थ के एक अणु में, है ना, ये एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो जल में कौन कौन परमाणु है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है बात? तो यहाँ पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तो जल में हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं? 2। और ऑक्सीजन में कितने परमाणु? 1। उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही परमाणुकता कहला रही है। कहाँ कुछ हुआ? कोई हेवी चीज़ तो ये नहीं है। अगर आप इसके एग्जाम्पल को देखोगे, खत्म हो गया मामला। जल की परमाणुकता कितनी? 3। कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू, एक परमाणु है कार्बन। कार्बन के कितने परमाणु हैं? 1। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो इसके कुल कितने परमाणु हो गए? 3। तो परमाणुकता कितनी हुई? 3। समझ में आया? ध्यान रखना है कि एक होना चाहिए अणु। यहाँ पे देखो ओलियम के कितने अणु हैं? एक अणु है। अब एक अणु है तो इसमें परमाणु चेक करते हैं। हाइड्रोजन 2, सल्फर के कितने? 2। ऑक्सीजन के कितने? 7। टोटल कितने हो गए? 11।
जिसकी परमाणुकता कितनी हो गई 11। समझ में आ रहा है? अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीजन का ये हो गया 2, परमाणुकता कितनी हो गई 2। आ रहा है? यहाँ देखो CaCl2 कैल्शियम, कैल्शियम का कितना है? Ca से कैल्शियम होता है, कैल्शियम का 1, Cl से होता है क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है बाबू 2, टोटल कितना हो गया 3। यही है परमाणुकता का टॉपिक। अब बताओ, बहुत हेवी टॉपिक है, हो गया बात खत्म। एक अणु में आपको बात करनी है, एक से ज़्यादा अणु नहीं, एक से ज़्यादा अणु को आप काउंट ही नहीं करेंगे, आपको बस एक अणु में देखना है। अगर मान लो यहाँ पर इसको अच्छा पहले इतना पहले करो, इसको नोट कर लो जिनको नोट करना है। मेरे ख्याल से सब नोट करो, ज़्यादा अच्छा है ना? क्योंकि हो सकता है बाबू रात में इंटरनेट ख़राब रहे, बारिश हो जाएगा तो अपलोड भी नहीं हो पाएगा वीडियो, फिर बोलोगे सर पढ़ नहीं पाए। गाँव देहात में सब ले दे के चलना पड़ता है, लय दय के, सही। अच्छा, हमको हटना पड़ेगा सामने से, वीडियो पाओ। एक आगो और नाम जोड़ दिया जाए क्या इसमें? एक NH3 जोड़ दें। NH3 का मतलब हाँ अमोनिया, सही है। कितने अणु हैं NH3 के? 1। अब इसके बारे में भी वही केस चलेगा, यहाँ पर हम इसको भी कह दें कि अगर NH3 का ये अणु है तो इसके भी एक ही अणु है। अब इसमें देखो सब चीज़ का कैलकुलेशन, नाइट्रोजन है ना बाबू, तो बताइए नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3। टोटल कितने हो गए? 4। सही है। अब इस परमाणुकता का जो श्रेणी हम देखा, यहाँ देख रहे हो ना कितने कितने निकले हैं परमाणुकता के श्रेणी में? हम क्या देख रहे हैं? देखो यहाँ पर 3 परमाणु, यहाँ भी 3 परमाणु, यहाँ 11 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु। इस वजह से हम परमाणुकता को अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं। देखो कौन कौन सी कैटेगरी हम उधर मिटा रहे हैं। परमाणुकता को हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है एक परमाणु। एक परमाणु का मतलब उसमें परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। अभी तक तो नहीं आया ऐसा एक परमाणु, आया है क्या? होता है क्या? कौन होते हैं तत्व में? नहीं, हाइड्रोजन तो H2 बना लेगा, है ना? ऑक्सीजन O2 बना लेगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और एक UuO। सही बोल रहे हैं क्या कि गलत बोल रहे हैं? अभी थोड़ा देर पहले हम इसके बारे में लेक्चर दिया। ये कभी भी जॉइंट नहीं होते किसी के साथ, ये हमेशा एकल परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। सही है ना? तो अब आप ऐसे बोल सकते हो ये ऐसे हैं जिनमें परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1, तो ये एक परमाणु वाले बन गए। दूसरा कैटेगरी क्या होगा इसका? नंबर 2 द्विपरमाणुक। द्विपरमाणु का मतलब बाबू जिसमें 2 परमाणु होंगे। यह देखो यहाँ लिस्ट 2 वाला, यह देखो यहाँ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा अणु है, ऐसा यौगिक है जिसमें कितने परमाणु हैं? 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड द्विपरमाणुक। तकलीफ बाबू और भी होगा। अगर हम H2 लिख दें तब, अगर हम O2 लिख दें तब, सब द्विपरमाणुक नहीं है। देखिए तो समझ में आ रहा है? तीसरा वाला कैटेगरी क्या होगा? त्रिपरमाणुक। परमाणुक या परमाणुकता है ना? 3 गो वाला कौन होगा बाबू? H2O। हाँ ठीक है, H2O। और भी है, अच्छा CO2। अभी CaCl2। सही है क्या? एक अणु हो उसमें परमाणु की संख्या अगर 3 है तो त्रि, एक अणु हो उसमें परमाणु की संख्या 2 है तो द्विपरमाणु, और जो स्वतंत्र ही रहता है हमेशा वो हमेशा एकल परमाणुविक बनेगा, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। सही है बाबू? अच्छा, चौथा चतुष्परमाणुक। अब चतुष्परमाणु का मतलब एक अणु में 4 परमाणु हों। सही है क्या? इसलिए हम एक चतुष्परमाणु को भी यहाँ पे रख दिया NH3।
चतुष्परमाणुकता दर्शाएगा। एक ऐसे यौगिक का उदाहरण दें जो चतुष्परमाणुकता रखता हो। तो कैसे जवाब देंगे? सर वो अमोनिया है सर, अमोनिया NH3 है सर। हम बोलेंगे कैसे? तुम लोग सर NH3 एक यौगिक है, इसमें अणु कितने हैं? एक अणु। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, तो टोटल कितने परमाणु हो गए? 4। अतः ये 4 परमाणुकता दर्शाएगा। ये कितने परमाणुकता दर्शाएगा? 3 परमाणुकता दर्शाएगा। आ रहा है बोलने के लिए? क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड के एक अणु में कुल कितने परमाणु हैं? 3। अतः ये त्रिपरमाणुकता दर्शाएगा, 3 परमाणुकता दर्शाएगा। बोल सकते हैं ना इसे? ये तकलीफ लगेगा बोलने में? नहीं ना? या उसको लिख दे, जो बात बोले उसको लिख दें क्या? यहाँ पर एक आगो लिख दें क्या? सब नहीं बोल रहे हो, कोई हाँ भी बोल दो यार। ठीक, हम लिख देते हैं, फिर भी हमको शक है तुम लोगों पर। इसका लिख रहे हैं, ठीक है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। जैसे अगर कल को जवाब नहीं दे पाओगे तो झेलेंगे हम ही ना, उससे बेहतर है लिख देते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु हैं? में कार्बन के एक परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु हैं। अतः कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई बाबू? 2। ये क्या कहला गए? द्विपरमाणुकता दर्शाएंगे, कह सकते हैं। अब हम तुमको प्रश्न दे देंगे कि बताइए CO2 त्रिपरमाणुकता दर्शाता है, कैसे कहेंगे आप? तो जवाब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अतः इसके पास कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 3। तो ये त्रिपरमाणुकता दर्शाएंगे। समझ गए? इस प्रकार से क्योंकि इसमें 3 परमाणु तो 3 परमाणुकता। अगर तुम ऐसे जवाब लिखोगे तो इतनी की मार मारेंगे कि याद रखोगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या बोले? आता है। ये तो हम अपने मन से लिखे हैं ना, तो अभी तो तुमको ये करता है, हम तो ये मान लिए, है ना? तो अगर ये नहीं लिख पाए आप इस तरह से समझा करके स्पष्ट रूप से, तो स्पष्ट हम कर देंगे आपको। सही? हाँ, हम स्पष्टीकरण कर देंगे, इसलिए नोट कर लो, है ना? क्योंकि तुम पर हमको पूरा भरोसा है। नोट करो। हाँ हाँ, हमको तुम पर पूरा भरोसा है बाबू। इतिहास में इतने शानदार शानदार आप लोग काम किए हैं कि भरोसा पूरा है आप पर कि भूलवे करोगे, इसलिए इसको नोट करो। क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु में कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु हैं। अतः कुल परमाणुओं की संख्या 2 हुई और ये द्विपरमाणुकता दर्शाएंगे। सही है? कुल परमाणु को कैलकुलेट करने के लिए आपको आना चाहिए। अब बोलोगे सर काहे इस पर इतना जोर दे रहे हैं? बाबू, इसी चैप्टर में हम लोगों को आणविक द्रव्यमान निकालना है। अब द्रव्यमान निकालना है तो परमाणु को कैलकुलेट करने आना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा परमाणु द्रव्यमान से। तो भाई आपको अगर परमाणु ही पहचानने नहीं आता है, अगर आप परमाणु को ही कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो नहीं निकलेगा आणविक द्रव्यमान। और उसके बाद हो सकता है कि हम डरा करके आपको बेच रहे हो सामान। तुम क्या करो, क्लास 11 में जा करके किसी भी समझदार लड़के से जो पढ़ाने वाला है उससे जाके पूछो कि भैया क्या सच में आणविक द्रव्यमान पढ़ना ज़रूरी है? तो वो बताएगा कि अगर गधे नहीं पढ़ोगे अगर, तो बड़ा मज़ा आएगा क्लास 11 में। ठीक, तो जाकर उन्हीं से पूछ लो, तब अगर ज़रूरी लगे तब पढ़ लो। ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है ना कि हम डरा कर तुमको पढ़ा रहे हो कि भाई पढ़ ले, बहुत ज़रूरी है, बहुत खतरनाक है, 11 में ज़रूरत पड़ेगा। 10th में भी ज़रूरत पड़ता है, 11th में भी ज़रूरत पड़ता है।
और आगे में तो फिर बात ही नहीं करो आगे का, है ना, फिर तो बात ही ख़त्म है। तुम सुने होगे कुछ लोगों से कि केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है, एक्सेप्शन है, समझ में नहीं आता है, ऐसा शब्द सुने होगे। डिफ़िकल्ट क्यों होता है केमिस्ट्री, कभी सोचे हो? जाके जो लोग डिफ़िकल्ट बोल रहे हैं उनसे जाके पूछो, जानते हो उनका बेसिक जो है ना, वो जो आधार है वही पूरा हिला हुआ होता है। परमाणु अणु कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आणविक द्रव्यमान कुछ नहीं समझ रहे होते, परमाणुकता नहीं समझ रहे होते, उनको कुछ नहीं, एकदम खोखला होता है। विलियन जो चैप्टर हम लोग का था पिछला, विलियन वगैरह एकदम खोखला टॉपिक है। अब आपके पास बेस नहीं है, कोई फाउंडिंग नहीं है सही तरीके से, फाउंडेशन ख़राब है, तो उस पर मकान कैसा बनेगा तुम भी सोच सकते हो और हम भी सोच सकते हैं। अगर फाउंडेशन बेहतर है तो उस पर अच्छा बन सकता है। तो फाउंडेशन बेहतर करने का बाबू ये आपका दौर चल रहा है। ये अब ये होमवर्क है तुम्हारा, देखो यहाँ यही होमवर्क है। क्या होमवर्क? इसको लिखना है इसी शब्द में। क्या बोलेंगे? जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं, अतः जल की परमाणुकता कितनी हुई? 3। समझ में आ रहा है बात? ये काम आपको इन सभी यौगिकों के लिए कर कर लाना होगा। समझ में आ गया? अभी छुट्टी नहीं हुआ है, अभी हम आयन पढ़ाएंगे, ठीक है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ठीक। बाबू टाइम बताओगे उधर से? 45, 15 मिनट में आराम से समझेंगे। देखो टॉपिक क्या है अगला? आयन। कोई डेप्थ वाला टॉपिक अभी नहीं है, अभी बस आपको 9th क्लास में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। आयन भी कोई चीज़ होता है बाबू, समझ लो, यही उनका कहने का अर्थ होता है। देखो आयन क्या चीज़ होता है। क्लास 8 में हम लोग आवेश को पढ़े थे, विज्ञान में आवेश। भले तुम यहाँ रहो या ना रहो, किसी भी दूसरे ट्यूशन से हो, उससे बिलोंग करते हो, आवेश पढ़े थे। आवेश प्लस आवेश, एक प्लस होता है और एक माइनस, नेगेटिव देन पॉजिटिव। पॉजिटिव को प्लस बोल रहे हैं, धनावेश बोलते हैं, और एक ऋण आवेश। ये जो प्लस वाला है बाबू, ये धनावेश कहलाता है, धनावेश। और ये बाबू जो माइनस वाला है, ऋणावेश, ऋणावेश बाबू। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इनको बोलते हैं नेगेटिव। सही है? शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है इसको? प्लस वी ई, ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया शॉर्ट में माइनस वी ई, नेगेटिव। आयन का मोटे तौर पर मतलब बस यही है, प्लस भी दिखेगा आपको, माइनस भी दिखेगा, और आयन रेडी है, आयन हो रहा है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है बाबू, देखो तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? हाँ, देखो एक तो हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो, धारा का अगर प्रवाह होता है, धारा मतलब विद्युत धारा, इस तार से होकर के अगर करंट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इनसे आवेश गुजर रहे हैं। आवेश, आवेश को इंग्लिश में, अभी जो हम शब्द आपको बोला है आवेश, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। मात्रक कूलॉम होता है, ये हम 10th क्लास के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में जानेंगे, उतना गहराई में नहीं जाना है, बस जो हम लोग 8 में पढ़े हैं उस पर बात होगी। बहुत सारा वहाँ पे प्रयोग भी देखते हैं, वो जो पतंग वाला प्रयोग था, किनका था वो? बेंजामिन फ्रैंकलिन का था क्या बाबू? वही था ना, जो पतंग उड़ाए थे, देन करंट आया था बिजली वाला, है ना? तो उनको क्या निष्कर्ष मिला था? उनको निष्कर्ष ये निकाले थे कि आवेश तब प्रवाह होता है जब उसको एक मीडियम मिलता है, एक माध्यम। हाँ, उस प्लग में करंट आ रहा है, अब आप चाहते हैं कि आपके हाथ में भी मजा आए, बाल वाल सेटवेड ऐसा हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? है ना, हाथ उतना दूर हाथ कैसे जाएगा? एक तार लेके आना है, होने लगाना है, हेने पकड़ना है और स्विच ऑन कर देना है। ऐसे नहीं होगा, बाल ऐसे होगा। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। घर पर इसको ट्राई ना करें, इससे आपकी जान तक जा सकती है। वो ऐड दे दिया, वो बोलता है ना, यूट्यूब पे डालने के लिए डाल दिया। वही, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। शराब पी रहा है ऐसे बैठ के, नीचे लिख देता है ऐसे। हम भी लिख दिया प्रयोग। तो हम तो भाई साइंस पे बात कर रहे हैं, तो हम तो नहीं होगा वो पहले से बाल ऐसे कर रहा है, नहीं होगा बाबू, उसके लिए वही शॉक वेव देना ही पड़ेगा उसमें, उसके बाद ही ठीक होगा, ऐसे नहीं होगा वो। ठीक, देखो तो आवेश के बारे में ये पता चला, एक प्लस है एक माइनस है। और प्लस माइनस एक्चुअल में क्या होता है, जब आवेश विपरीत होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जब दोनों प्लस होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करना बोलते हैं। अगर दोनों माइनस होगा, दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएगा। यहाँ तक बात समझ में आता है? ये भी 8 में पढ़ कर आए।
सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं ना। सजातीय शब्द आया, सजातीय आवेश, हाँ सजातीय आवेश जैसे कि प्लस प्लस, जैसे कि माइनस माइनस। और विजातीय आवेश अलग अलग जाति के है ना। तो अगर एक प्लस होंगे तो एक माइनस होगा, अगर एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, सही। तो अगर आवेश विजातीय हैं तो इनमें हमको दिखता है आकर्षण, अगर ये सजातीय हैं तो इनमें दिखेगा हमको प्रतिकर्षण या विकर्षण। समझ में आ गया बात? दोनों प्लस वाला है तो दोनों फेंकेगा, एक प्लस और एक माइनस है तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया बात? यहाँ तक मोटे तौर पे बात समझ में आ गया। आवेश को दौड़ना होगा। आवेश कैसे दौड़ता है? जब प्लस और माइनस रहेगा। प्लस माइनस नहीं रहेगा बाबू, आवेश नहीं दौड़ेगा। बात बस इतनी सी है, ठीक है ना बात? अब एक यौगिक को हम उठा रहे हैं और यहाँ पर हम यौगिक में एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं NaCl। क्या इसको पुकारते हैं बाबू? किस नाम से? सोडियम, हाँ एकदम सही, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। कहा जाता है कि ये यौगिक है या नहीं है? है यौगिक। क्यों उसको हम यौगिक बोलेंगे? तो दो अलग अलग तत्व तो कैसे भी मिल सकते हैं, निश्चित अनुपात में मिले शब्द। बिल्कुल, सोडियम का गुण ये है कि सोडियम जब हम बाहर लाते हैं और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये सीधे जलने लगता है, सही है। लेकिन NaCl जब ये बन जाता है, यानी सोडियम जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो सोडियम अपना गुण खो देता है और क्या बना देता है? नमक। क्या लगता है नमक को जब तुम हथेली पर लेते हो तो जलने लगता है? नहीं ना। बट सोडियम के पास ये गुण था तो अपने गुण को खो दिया ना सोडियम। तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयुक्त होते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं और उसके बाद वो तत्व अपना गुण खो देता है और नया पदार्थ का निर्माण होता है। नया गुण बन गया ना, वो नया चीज़ बन गया। तो किसका निर्माण हुआ? यौगिक का। सही है बात? अब समझो इस बात को। तो यहाँ पर जो यौगिक बना है सोडियम क्लोराइड, इसको ध्यान से देखो। सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11, सही। और क्लोरीन एक है, क्लोरीन है ना बाबू, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। इसको बोलते हैं हम लोग साधारण नमक। ये सूत्र है किसका बाबू? साधारण नमक का। कोई बोला साधारण नमक का सूत्र क्या है? तुरंत जवाब देंगे NaCl। NaCl का मतलब बाबू, तो यहाँ पर सोडियम है, NaCl है क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। आयन में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल हम लिया है NaCl का। देखो क्या निष्कर्ष निकलता है। सोडियम का जब तुम संरचना देखोगे, जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अभी हम आपको बता देते हैं सिर्फ। तो सोडियम का संरचना कुछ ऐसा है कि सोडियम के बाह्यतम कक्ष, ये टोटल 11 परमाणु इसके पास है, परमाणु संख्या 11 है, 11 परमाणु नहीं, परमाणु संख्या 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाबू, रचना, वो होता है पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। हम कोई जादू नहीं कर रहे हैं, अभी बस तुम बस आयन के बारे में समझो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको इसी चैप्टर में हम सिखाएंगे, समझ गए ना? तो एकदम बस ये मत समझना कि हम कुछ नया चीज़ बता रहे हैं, बस अभी बस इतना सा बात समझो कि सोडियम का ये जो चीज़ सर लिखे हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या नाम दिया गया बाबू? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो EC। E से इलेक्ट्रॉनिक, C से कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC। हिंदी में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, विन्यास का मतलब हो गया छितराना, फैलना। इलेक्ट्रॉनों के फैलना इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बेवजह नहीं फैला होता है, जैसे तैसे नहीं फैला हुआ होता है, वो भी अपने एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है, एक नियम को फॉलो कर रहा होता है। और वो नियम क्या है? नियम ये कहता है, वीडियो याद से देख लेना बाबू, ठीक है ना? छोटी छोटी बातें हैं, इसको देख लो। इससे क्या होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे ना, फिर यही टॉपिक को जब ओपन करेंगे तब तुम 10% समझे हुए होगे तो मज़ा आएगा समझने में, सही है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम 2, महत्तम 2।
दूसरी कक्षा में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। दो बातें आपको पता चली। तो पहला में अगर मैक्सिमम 2 रह सकता है, दूसरे में 8 रह सकता है, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। और इसके पास टोटल कितने हैं? 11। तो तीसरे वाले में कौन बैठेगा? एक ही रहेगा। तो इसके इस वाले कक्षा को हम बोलेंगे बाह्यतम कक्षा। कक्षा का मतलब ऑर्बिट। बाह्यतम कक्षा मतलब बाहरी वाला कमरा, सबसे बाहरी वाला। ये इसका पहला कमरा हुआ। पहले कमरा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। सभी परमाणु में पहली कक्षा में 2 रहेंगे, दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे? 8, तीसरी में इसके लिए कितने हैं? 1। समझ में आ गया बात यहाँ तक? क्लोरीन को लेकर क्या हो? क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। अब इसको देखिए, पहली कक्षा में 2 मैक्सिमम उतना ही रह सकता है, दूसरे में मैक्सिमम कितना रहेगा? 8। कितना बच गया? 7। तो तीसरे में कितने रहेंगे? 7। ठीक है, ये इतना सा बात समझ में आ गया। सोडियम का भी प्रवृत्ति समझ में आ गया कि इसकी रचना कैसी है ना। अब रचना के रूप में अगर तुम देखना चाहोगे इसका तस्वीर, देखो ऐसे है। सोडियम हो गया, परमाणु संख्या कितना है? 11। ये हम बनाया इसका पहला कक्षा, पहला कमरा जो सबसे नजदीक होता है। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बाबू? 2। तो एक यहां रख देते हैं, एक यहां रख दिया। समझ में आया? सोडियम का जो दूसरा वाला कमरा होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बाबू? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 हो गया। सोडियम का जो तीसरा वाला कमरा है बाबू, उसमें कितने रहेंगे? 1। ठीक है, 1। ये कौन हो गए? सोडियम। तकलीफ दूसरा वाला कौन है बाबू? क्लोरीन का परमाणु। अब देखो क्लोरीन का परमाणु बना रहे हैं। Cl यहां लिख देते हैं, Cl। ये हुआ क्लोरीन का पहला वाला। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु संख्या? 17। तो पहले वाले कमरा में कितने रह सकते हैं? 2। अभी तो हम बात किया था, तो 2 रह सकते हैं। तो ये हो गए 1 और ये हो गए 2। अब दूसरा वाला कमरा कितने रह सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर हो गया? तीसरे वाले कमरा पर कितने रह सकते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ये इनका रचना हुआ परमाणविक रूप। परमाणु का संरचना ऐसा है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरे वाला जो कमरा है उसमें एक में 7 है, एक में 1 है। लेकिन कितने लोग रह सकते हैं उस कमरा में? उस कमरा में भी 8 लोग रह सकते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्योंकि अगर नहीं सुनोगे तो बिल्कुल प्लस और माइनस तुमको समझ में नहीं आएगा, धातु अधातु का कॉन्सेप्ट भी तुमको समझ में नहीं आएगा। यहीं पर सब क्लियर हो जाएगा, खाली ध्यान से सुनना बाबू। तो पहले वाले कमरा में टोटल कितने लोग रह सकते हैं? 2। फिक्स है, ये बात फिक्स है और हमेशा ये फिक्स रहेगा। दूसरे वाले कमरा में कितने लोग रह सकते हैं? 8, हमेशा फिक्स। तीसरे वाले में कितने लोग रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं, 8। लेकिन है कितने? 1। क्लोरीन के पहले वाले कमरा में 2, दूसरे वाले कमरा में 8, तीसरे वाले में रह सकते हैं 8, बट है कितने? 7। अब देखो क्या होता है, अब दोनों को हम एक साथ लेकर के आया, दोनों को क्या कर दिया? प्लस। दोनों एक जगह आए। अब तुम ये देखो, ये वाला कमरा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रह सकते हैं 8 लोग, अब घुसे हुए हैं कितने लोग? केवल 1 लोग। तो सोडियम बोलेगा भाई देख ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, बोलेगा ना कि भाई देख ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, एक आदमी के लिए हम कमरा का रेंट क्यों देंगे? तुम ऐसा करो, काहे नहीं क्लोरीन के साथ जाकर एडजस्ट हो जाते हो? क्यों? क्योंकि उसके कमरा में कितने लोग रह सकते हैं? 8 लोग रह सकते हैं। तो अगर 8 लोग रह सकते हैं तो एक का एडजस्टमेंट तो हो ही जाएगा। गलत बोल रहे हैं क्या? आसानी से, एकदम समझना इस चीज़ को, आसानी से सोडियम क्या करेगा? अपने इस परमाणु को बोलेगा चल जा यहाँ क्लोरीन के पास जाकर बैठ जा। सही है कि दिक्कत लगा? नहीं ना, बात समझ में आ रहा है ये चीज़? इससे क्या हुआ? सोडियम पर बोझ हल्का हुआ। एक आदमी के लिए वो एक कमरे का खर्चा वहन कर रहा था, दे रहा था ना, एक कमरा, जबकि वहाँ पर कितने लोग बैठ सकते थे? 8 लोग। एक ही के ऊपर उतना खर्चा कर रहा था। सही है क्या? तो अब जब सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, बोला कि नहीं भाई जाओ, तुम जाओ दूसरे कमरा में, तो इससे लोगों को जो त्याग करते हैं उनको कौन से नाम से जाना जाता है? धनी। नहीं बोला जाएगा? कोई धनी क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कौन सा नेचर होता है? त्याग करने का। तभी ना धनी बनता है वो, कि ग्रहण करने का, भीख मांगने वाला नेचर है।
नहीं है ना, तो ये क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। कौन किया त्याग, सोडियम। और कितने इलेक्ट्रॉनों को लात मार के निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए सोडियम के ऊपर क्या बन जाता है, प्लस। अब क्लोरीन बेचारा यहाँ पर गरीब वाला नेचर दर्शा दिया, नहीं दर्शाया, वो उस एक को मांग लिया अपने पास, रख लिया अपने पास बुला करके, क्योंकि वो एक को ग्रहण करता है, इसलिए उसके ऊपर क्या बन जाता है, एक माइनस बन जाता है। समझ में आया बात। इस प्रकार से ये जो सोडियम क्लोराइड का यौगिक बना, इस यौगिक के अंदर हमको एक नेचर देखने के लिए मिला, वो ये है कि उसके पास प्लस बन रहा है, उसके पास माइनस बन रहा है। समझ में आया। और आयन का निर्माण हो गया। अब जैसे ही NaCl में तुम पानी डालोगे, इसके आयन मुक्त होंगे, प्लस और माइनस बन जाएगा, और उसके बाद हाथ डालो, मजा आएगा। इंटरटेनमेंट है। घर पर ये प्रयोग ना करें, किसी अच्छे विशेषज्ञ की निगरानी में ये काम करें तो अच्छा है। समझ में आ गया बात। हाँ, अब इसको हम किताब के लफ्ज़ में बोलते हैं, ठीक है। किताब के लफ्ज़ में देखो क्या है, हमेशा याद रखना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में कितने हो सकते हैं, 8 हैं, और हो सकते हैं में फ़र्क है। मेरे शब्द को सुनो, पहली कक्षा में कितने हो सकते हैं, 2, दूसरे में कितने हो सकते हैं, 8, तीसरे में कितने हो, बोला कहाँ अभी, बोला कहाँ अभी, आज में पहली कक्षा में कितने, 2, दूसरी कक्षा में, तीसरे में कितने हैं, 8 हैं, तीसरे में 1 हैं, हो सकते हैं कितने, 8। सही है। और हर तत्व के अंदर ये नेचर होता है। सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके बाह्यतम कक्षा में, उनका जो बाहरी कक्षा है वो हमेशा फील्ड रहे। फील्ड का मतलब भरा पूरा परिवार, बाह्यतम कक्षा हमेशा भरा रहे। तो बाह्यतम कक्षा में सोडियम क्या चाहेगा कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8। क्लोरीन क्या चाहेगा, यहाँ पर कितने हो जाएं, 8। अब तुम सोचो, तो सोडियम को यहाँ पर 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को मांगना पड़ेगा किसी से, या फिर अपनी इस 1 इलेक्ट्रॉन को लात मारकर निकालना पड़ेगा, ताकि उसका बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएं, 8। फिर से समझो क्या बोल रहे हैं, कि कोई भी तत्व अपने अंदर कौन सा नेचर चाहेगा कि उसके बाहरी वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 8। सोडियम कैसे 8 बना सकता है, सोचो ना। लात मारकर इस 1 को निकाल सकता है, या फिर सामने वाले से 7 मांग सकता है। कौन चीज़ ज़्यादा आसान है उसके लिए, 1 का त्याग ज़्यादा आसान है। इसलिए सोडियम आसानी से अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और त्याग करने वाला नेचर उसको क्या बना देता है, प्लस। समझ में आया। क्लोरीन अपने बाह्यतम कक्षा में भी 8 चाहेगा। अब उसके लिए क्या आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगना या 7 को लात मारकर निकालना। देखो तो, एक मांगना आसान है, क्लोरीन को मांगने वाले नेचर के कारण, क्लियर है, हो गया बात खत्म। ये इसका छोटा सा बात है बाबू, जिसको हम लोग कल फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि तुम इसको थोड़ा सा देख लोगे वीडियो वगैरह, अगर अपलोड कर पाए तो, नहीं तो कल हम लोग इसी पर चर्चा होगा। कल से आयन में घुसेंगे और निकलेंगे ही नहीं, उसी में फंसे रह जाएंगे आयन में कल से, ठीक है। इतना सा काम हो जाएगा। एक होमवर्क दिए हैं, उसको क्लियर करोगे। परमाणुकता पढ़ाया है, एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या, उस पर लिखने के लिए हम दिया है, जो आप लिखेंगे। सही है। हाँ, कल मिलते हैं। फिर क्वेश्चंस हमको दे दीजिएगा जो आप मैथ का ऑब्जेक्टिव्स बना कर लाएँ, ठीक है ना। वीडियो पॉज कर रहे हैं।